अभिषेक दुहान ने हरियाणा से लेकर बम्बई तक की अपनी एक अलग यात्रा तय की है। आइए आज हम जानना चाहेंगे फिल्म संगम चैनल पर कि उनकी इस यात्रा के पड़ाव क्या क्या रहे और आज वह किस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभिषेक जी, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या रही है और क्या कला का कोई माहौल था। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, मेरे पिताजी सब लोग किसानी करते हैं, खेती। जब आपने सोचा कि अब मुझे अभिनय को करियर बनाना है तो किस तरह की तैयारियां की और हरियाणा से मुंबई आना कैसे हुआ। तैयारी हमारी बहुत बढ़िया थी। हमने 8वीं क्लास के बाद सबसे पहले तो स्कूल जाना बंद कर दिया। घर वाले तो भेजते थे घर से वर्दी पहन के निकलते थे सीधा थिएटर में तो साल में 300 दिन फिल्म देखता था और फिल्म जब ख़त्म हो जाती थी तो मेरे पास 2-2.5 घंटे बचते थे। उस समय मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता, गोदाम में वहाँ पे बोरियाँ रखी रहती थी, उनके ऊपर जाके सो भी जाता था। मैं ट्रेनों को देखता रहता, पटरियों को देखता रहता। वो मुझे एक उम्मीद देते थे। वहाँ से मुझे लगता था कि एक दिन ये मुझे लेके जाएगी, एक दिन मैं भी बॉम्बे जाऊँगा, कब आएगा। और मैं अपने शहर में रोज़ लड़कों को पटाता रहता था कि यार भाग जाएंगे घर से। मैंने कहा घर से भागे, घर जो भी मुझे दुखी दिखता ना थोड़ा सा अपने परिवार से, मैंने कहा छोड़ो यार, ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हो तुम, चलो बम्बई चलते हैं, क्योंकि मुझे बम्बई जाना है। तो ये बहुत बड़ी तैयारी थी त्रिपाठी की। ये उस बच्चे की तैयारी थी जिस बच्चे के पास कुछ नहीं था। हमारे वहाँ पे एक्टिंग के स्कूल नहीं है, हमारे वहाँ थिएटर को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है अभी तक। घर वालों को किसी को बोलें कि एक्टिंग करनी है तो उनको नहीं, वो बोलेंगे क्या दुनिया के। जिनको स्कूल में बताया एक बार मैंने कि मुझे हीरो बनना है तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, बोला ये हीरो बनेगा। हाँ हाँ, लोगों ने नाम हीरो रख दिया, मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे मैंने कहा हाँ भाई, कॉलर ऊपर कर लिया, हीरो है। वो मेरी तैयारी थी। जब मैं बॉम्बे पहुंचा मुझे समझ में आ गया कि यार अभिषेक ये अलग दुनिया है। तुम्हें कपड़े पहनना, बात करना, यहाँ का ढंग, यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। तुम्हें एक्टिंग में अपने आप को सुधारना होगा, ऐसे नहीं तुम बन जाओगे। तुम्हें पहले उसको समझना होगा कि वो एग्जैक्टली है क्या। मेरे भीतर थी बचपन में, लेकिन वो क्या थी मुझे क्या पता। वो तो एक सिर्फ इच्छा थी। उस इच्छा को तराश के कला में तब्दील करना, वो एक मेरे लिए मेहनत का काम था। तो ये तैयारियों को मैं तैयारी मानता हूँ। उसके बाद तो बस मैं काम करता चला गया। एक किस्मत अच्छी ये थी कि मैंने नादिरा बब्बर जी के साथ थिएटर करना शुरू कर दिया। मैंने उनके साथ कुछ 2.5 साल थिएटर किया एकजुट के साथ, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मुझे लोगों के सामने अपनी झिझक खोलने का मौका मिला, अपने आप को पहचानने का मौका मिला। तो ये मेरी प्रिपरेशन रही है एज एन एक्टर। मैं कोई स्कूल से नहीं आता हूँ, मेरा कोई, मैंने FTII या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुझे अफसोस होता है शायद, मैं कहता हूँ हमेशा यार काश मैंने किया होता, पर कभी उसकी कमी महसूस नहीं होती। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा अब तक और बहुत मज़ा आया मुझे, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और मैं और सीखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो बाहर आना बाकी है, बस वो मैं समय के साथ साथ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और करते चले जा रहा हूँ। नादिरा बब्बर के साथ जो आप 2.5 साल आपने काम किया, कौन कौन से प्ले थे और उनके पास उनके कितने शो हुए और किस तरह के रिस्पांस आपको मिले। देखिए, नादिरा जी के जो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनकी एक वर्कशॉप होती है। तो वो 20 दिन की वर्कशॉप जब आप कर लेते हैं तो आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप ये थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब वो ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो 1 साल आप लगभग सिर्फ बैक स्टेज करते हो। यहाँ पे आप सूटकेस उठा रहे हो, कपड़े पैक कर रहे हो, सबको चाय पिला रहे हो, आप दूसरे एक्टरों को तैयारी करते हुए देख रहे हो, खुद कोई प्रॉक्सी तैयार करने का मन किया तो आपने वो कर लिया। तो इस तरीके से 1 साल करते रहे। फिर हमें छोटे छोटे रोल नाटकों में मिलने लगे। जैसे जस्मा ओढ़न एक नाटक था, उसमें मेरा रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था। स्टेज पे कुल्हाड़ी लेके वहाँ से ऐसे 10 लोग आते हैं, एंट्री करते हैं गाते हुए, और फिर इधर उधर करके फिर ऐसे निकल जाते हैं। ऐसा कोई डायलॉग नहीं था उसका। सुमन और सना करके एक नाटक था जिसमें मुझे एक बार, जो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा रोल मुझे वहाँ मिला, कुछ स्टेज पे मुझे 2 मिनट रहना था और वो शरणार्थी का एक रोल था, और कुछ मैं जाके बोलता हूँ अपनी बातें, इमोशनल बातें, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक मेरी जॉब थी कि एक अनारकली नाटक में जब
वो सलीम, शहजादा सलीम मारता है और ऑमलेट स्टेज पे गिर जाता है तो ब्लैकआउट होता है। बस उसी ब्लैकआउट में मुझे ऑमलेट उठा के लेके आना है। भाई साहब एक दिन मैं गया, साला जगह पे ऑमलेट नहीं मिला। मैं लंबा लेट गया पूरी स्टेज के ऊपर। मैं हाथ पैर जब देख रहा हूँ, इतने में लाइट आ गई, बहुत कम समय था। तो सभी ऑडियंस ने मुझे देखा। मैं बहुत शरारती था, बाजी मुझसे बहुत गुस्सा रहती थी कि बड़ा वरना जैसा था मैं वैसा था। लेकिन जब भी रिहर्सल्स होती थी, जब भी नाटक होते थे, तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था। वो मेरा जो सीखने का माध्यम था वो सुन के, वो बड़ा एकलव्य टाइप था। दूर से देख के सुन के मैं वो उस तरीके का अभ्यास करता था। रोल ज़्यादा बड़े नहीं मिलते और 2 साल के बाद मैंने थिएटर छोड़ दिया क्योंकि मेरे मन में हमेशा से सिनेमा की लालसा थी। मेरे लिए आज भी सिनेमा ही सबसे बड़ा है। 70 वो मेरा प्यार है, मैं उसके लिए जीता हूँ। मुझे स्टार बनना है, हीरो बनना है और हीरो सिर्फ चकाचौंध के लिए नहीं बनना है, मुझे कहानी में मुख्य किरदार निभाना है। मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ। तो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। और शो कई जगह हुए, ऐसा किसी ने कभी आके मुझसे कहा नहीं कि अभिषेक बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो मैंने बहुत मजे लिए भाई साहब। तो सिनेमा में शुरुआत कैसे हुई जिसका आपने सपना देखा था? सिनेमा में मैंने ना टीवी शो किए बीच में, जब मैं नया नया है ना थिएटर छोड़ा मैंने 2 साल के बाद, तो मैंने मिली एक नाटक आता था स्टार प्लस पे, उसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया। फिर एक सीरियल था शुभ विवाह करके, उसमें एजाज खान और मैं दो मेन लीड में था। उसमें एक तरफ एजाज खान था, एक तरफ मैं था। वो भी मेरा कुछ 6 महीना चला। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, ये जीवन तो मैं नहीं, क्योंकि टीवी के काम करने का तरीका पता नहीं, मेरे अंदर का एक्टर संतुष्ट नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो मुझसे जिस तरीके से करवाना चाह रहे थे मैं वो कर नहीं पा रहा, मैं फेल हो रहा था। और वो फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं उसे करना नहीं चाह रहा था। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास, मैं आया हूँ बम्बई में और कुछ नहीं है, तो मैंने कहा चलो टीवी मिल रहा है कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं था वहाँ पे उसमें। तो फिर मैं 5 साल खाली बैठा। अच्छा। और 5 साल मैं इंतज़ार करता रहा कि कब मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मन में हीरो था, शरीर 1.5 पसली का, छोटा सा बच्चा, इतना सा मुँह, तो वो हीरोइज़्म था नहीं कहीं। तो मुझे लगा आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने 5 साल इंतज़ार किया। फिर एक फिल्म आई 13 सुरूर 2016 में, मेरे ख्याल से 13 सुरूर 2 हिमेश रेशमिया जी की थी। मेरा एक दोस्त है एडिटर, उसने मुझे बोला यहाँ ऑडिशन चल रहा है, दे आ। मैं ऑडिशन देने गया, मैंने उनको ऑडिशन दिया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, पूरी स्क्रिप्ट में मैं कहीं नहीं था। आखिरी के 2 पन्नों पे मेरे डायलॉग थे, लेकिन वो आखिरी के 2 पन्ने त्रिपाठी जी सिर्फ मेरे थे। मोनोलॉग था बहुत लंबा, हमने हाँ कर दिया। वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मुझे शानू शर्मा ने, ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद, शानू शर्मा जी ने बुलाया मुझे, मेरा ऑडिशन लिया सुल्तान के लिए, और 1 हफ्ते तक लगातार उन्होंने ऑडिशन किया। तो सुल्तान मिल गई। सुल्तान में टीटू नाम था मेरे किरदार का, वो बड़ा प्यारा था। उसकी खास बात ये थी कि मेरा किरदार का अपना अस्तित्व था, और फिल्म का सबसे अच्छा गाना मेरा था, बेबी को बेस्ट पसंद है। मैंने कहा सही है भाई। तो ये 2 फिल्में मुझे एक साथ मिली। वहाँ से मेरा हौसला बढ़ना शुरू। फिर मैं आपको ये इंसिडेंट बताऊंगा। मैं किराए के लिए घर ढूंढ रहा था, और वो घर जो मैंने किराए के लिए चुना वो एक बुजुर्ग महिला का था। उनको आने में तकलीफ हो रही थी उस समय पे। उन्होंने अपने एक भतीजे को भेजा, भतीजा आया, तो जो रजिस्ट्रेशन करवाना था वो लेट हो गया आधा घंटा। अब उनके पास और मेरे पास आधा घंटा था, तो हम बाहर बैठ के चाय पीने लगे। तो बैठे बैठे बात हुई। बोला क्या करते? मैंने कहा जी मैं एक्टर हूँ और ऐसे ऐसे सुल्तान और ये सब किए और मैं मेहनत कर रहा हूँ। बोले मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। उनका नाम है गौतम किशन चंद्र। वो भी बहुत साधारण, बहुत सधे हुए, बहुत बेहतरीन इंसान। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कल आओगे ऑडिशन के। विशाल भारद्वाज की फिल्म का हीरो ढूंढ रहे थे, और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम आओ और करो। तो वो विजन बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने कहा हाँ सर दूंगा। मुझे नहीं पता था विशाल जी का। मैं गया, अगले दिन उन्होंने मुझे सीन दिया, मैंने सीन परफॉर्म किया। 4-5 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि विशाल जी जो हैं, विशाल सर आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं। विशाल भारद्वाज। मैं ओमकारा देख के घर पे भी ऐसे रात को सोता था, ओमकारा कान में बजता था।
सपना था हमारा काम करने का। भगवान, मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का साथ, पता नहीं कैसे होता चला गया, पर एक के बाद एक काम। फिर विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है, उसमें राजकुमार रावत में 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, अनिल कपूर, सोनम कपूर, वो एक अमेजिंग पिक्चर है। उसका मैंने ऑडिशन दिया, विधु सर को पसंद आ गया, उन्होंने ऑफिस बुलाया, फिर से ऑडिशन दिया, उनको और पसंद आ गया, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। तो ये मेरा सफ़र रहा, मैं ऐसे मुझे मिला। सॉरी मैंने आपका लंबा उत्तर दिया, पर ये सफ़र बताना। लेकिन आपने सपना था कि 70 mm के सिनेमा में जाना है, तो आप तो मोबाइल के सिनेमा में आ गए दानम करते हुए। देखिए, अब ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पटाखा और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि बाद लॉकडाउन हुआ 2 साल सब लोग, मैं बड़ा किस्मत वाला रहा कि लॉकडाउन में भी मैंने 3 फिल्में ख़त्म की एज अ सोलो हीरो। अभी मेरी 5 फिल्में एज अ सोलो हीरो आने वाली हैं, और ये दहनम वेब सीरीज। अब क्या होता है कि वेब सीरीज़ में सिनेमा छोटा और लंबा हो जाता है, आपको खोल के बताया जाता है। आप मेरा इंटरव्यू अभी 15-20 मिनट लेंगे, आप मेरे साथ 2 दिन बिताइए, यहाँ पे रहिए, हम दोनों भाई रात को खाना खाएंगे, तो हमारी अलग तरीके की बात है, और ज़्यादा हम एक दूसरे को जान पाएंगे। तो मुझे वेब सीरीज़ में कभी मैंने ऐसा इन दोनों को आपस में तोला नहीं। तो वेब सीरीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, मैं इसको बहुत खूबसूरत मानता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से चुनाव करने को कहो, सर मैं सिनेमा को छोड़ के कहीं नहीं। मेरे लिए आप कहोगे फिल्म या वेब सीरीज, होगा फिल्म। लेकिन मेरा तजुर्बा, क्योंकि ये क्वालिटी वर्क उस तरीके से करते हैं, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। MX प्लेयर पे क्या नाम है वो, बॉबी देओल जी की है आश्रम, भोकाल भी मेरे ख्याल से इसी के ऊपर है, आश्रम मैंने पूरी देखी है। तो जिस तरीके से ये लोग कंटेंट लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपया लगा होता है, सिनेमा घर मिलेंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्वतंत्रता का मैंने यहाँ आनंद उठाया है भरपूर, और राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करना मेरा स्वप्न था। हमने कंपनी सत्या, बम्बई का किंग कौन, बेको मात्रे, तो चाहिए था तो ये किरदार जो मिला रामू जी के कहानियों में और रामू जी के सिनेमा में, एक अच्छी चीज़ सबसे बड़ी है कि हर किरदार का अपना एक स्ट्रॉन्ग अस्तित्व होता है, जो मुझे इस किरदार में। तो क्या ये माना जाए कि राम गोपाल वर्मा का नाम इस दानम के साथ जुड़ा था, इसलिए आपने दानम कर लिया? आप ये कह सकते हो, क्योंकि जब मुझे ये ऑफर गौरव डागर कास्टिंग डायरेक्टर है जिनका मेरे पास फोन आया, और उन्होंने मुझे बताया कि राम गोपाल वर्मा जी की वेब सीरीज़ है, तुम्हारे साथ तुम्हें उस एक रोल के लिए, मेन लीड के लिए, बात खत्म हो गई थी। मैंने ज़्यादा जानने की चेष्टा भी नहीं की, तो कह सकते हो कि मेरा पहला आकर्षक था। लेकिन जब मुझे कहानी बताई गई, जब मैं सेट पे पहुंचा, मैं डायरेक्टर से मिला, मैं तो खुश होता चला गया, मज़ा आ गया। मैंने कहा यार अभिषेक क्या बात है, मैंने कहा ये काम मिला है, ये मिला है, ये अब तो दिल। तभी साला मुझे ना गर्मी लग रही थी, ना मुझे कोई टेंशन थी, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लॉज में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, कपड़े पहने नहीं पहने। मैं तो कहीं भी जहाँ पानी दिख जाता था वहीं पे कपड़े उतार के, मेरे डायरेक्टर भी ऐसे ही थे, उनको जहाँ गर्मी में पानी दिया कपड़ा उतार के नहा लेते, मैं भी वही कर दिया। तो मैंने वो किया। तो दानम में आपका जो किरदार है उसका नाम क्या, उसको आप कैसे परिभाषित करोगे? उस किरदार का नाम हरि है, उसको परिभाषित करना एक मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं, शायद मैं बड़ा एक अलग तरीके से सोचता हूँ कि एक इंसान अपने अस्तित्व, अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए जब आवाज़ उठाता है, जब एक इंसान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है, ये आसान नहीं होता है। कोई भी इंसान हत्यारा नहीं बनना चाहता, कोई भी इंसान बंदूक उठा के दूसरे इंसान को मारना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसे मजबूर कर दिया जाता है। आत्मरक्षा का अधिकार हमें सरकार भी देती है, भगवान भी देता है, और इंसान अपनी आत्मरक्षा करता है, अपनी आत्मा की,
अपने सम्मान की, अपने परिवार की और उन लोगों की जो अपने लिए नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू धर्म में जो परिभाषा भी है या किसी भी धर्म में जो परिभाषा है किसी एक महान व्यक्ति की, वो तभी महान बन पाता है जब वो अपने से बाहर निकल के दूसरों के लिए सोचने लगता है। हरि एक वो इंसान है जो अपने से बाहर निकल के पूरे गांव वालों की, हर एक इंसान की के बारे में सोचता है। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब ये जो कैरेक्टर है, एक लड़की जो निभा रही है इसमें, उनके परिवार के साथ गलत होता है, वो उनके गैंग में आती है, वो उनको कैसे हौसला देता है और कैसे उसको मजबूत बनाता है, वो बहुत है। और फिर वो अपने पिताजी, उसके बीच में उसके पिताजी की हत्या कर दी जाती है, तो उसके प्रति भी वो कैसे, वो एक रोष अलग है। जिसने आपको जन्म दिया, जो आपके पिता हैं, यदि उनकी हत्या बेरहमी के साथ कर दी जाती है और कोई सरकार, कोई चीज़ उसका कुछ नहीं, तो वो इंसान जब दूसरों के लिए इतना लड़ सकता है तो अपने लिए तो वो आग लगा देगा। तो इसलिए दानव के ट्रेलर में आपने एक डायलॉग देखा होगा कि अब तक मैंने दूसरों की रक्षा के लिए खून बहाया, लेकिन अब उनका खून बहेगा जिन्होंने मेरे पिता का खून बहाया। तो वो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वेब सीरीज़ की कहानी में कहीं न कहीं नक्सलवाद भी है, तो नक्सलवाद से आप पहले से कितना परिचित हो, कितना सही और कितना गलत मानते हैं? इसको लेके बहुत दुविधाएं लोगों के मन में। हाँ, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई लोगों में दुविधा किस चीज़ को लेके नहीं है। हर एक चीज़ को लेके मनुष्य दुविधा का ही नाम है। आप धन को ले लीजिए, धर्म को ले लीजिए, इंसानियत को ले लीजिए, पड़ोसियों में दुविधा है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दुविधा है। तो मैं उस दुविधा को नहीं हल कर सकता। मैं आपको अपनी जो सोच अभी तक मेरी है या जो मेरी समझ है उससे बता सकता हूँ कि मेरा नक्सलवाद के बारे में जानकारी बहुत कम है। मैं हरियाणा में का रहने वाला हूँ और मैंने बचपन से अपना पूरा समय जो है ना, मैंने सिनेमा को दिया। मुझे पता ही नहीं चला राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। फिर जब धीरे धीरे मैंने थिएटर करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, फिर धीरे धीरे मेरा रुझान हुआ कि नहीं यार, एज एन एक्टर मुझे जानकारी मिलती है, मुझे समझ में आता है मैं किस माहौल में जी रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इंसान एक जानवर है। हमने बताया है खुद को कि हम इंसान हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं। और यदि हम सोच सकते हैं और यदि बोल सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और अभी भी अच्छा कर सकते हैं अपने इंसानियत के लिए। कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे इंसानियत की कहीं हम मिस कर रहे हैं, जो हमारे बीच में लोगों को लड़ाई करती है, तकलीफ। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसके अलावा मेरी 5 फिल्में आ रही हैं। एक का नाम है गबरू गैंग, एक का नाम है मंडली, एक का नाम है नर्क, एक का नाम है धूप छाप। और धूप छाप जो है वो अभी मेरे ख्याल से अगले महीने वो लोग उसका गाना भी रिलीज़ करेंगे और ट्रेलर भी आउट होगा। तो इस साल मुझे लगता है 5 फिल्में बाहर आएंगी। धूप छाव में क्या कर रहे हैं? धूप छाव में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें मेरा किरदार जो है वो 1984 में दिल्ली में पैदा हुआ और उसकी पूरी जर्नी है उसके बुढ़ापे तक की। मतलब मैं अंत में जब फिल्म के क्लाइमेक्स में, मतलब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कुछ 15, 16 या 20 साल, तो वो इतना लंबा अरसा जी लेना किसी एक किरदार को मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पारिवारिक फिल्म है, रिश्तों पे आधारित है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग, मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा। अफसर जी, फिल्मी संगम चैनल से बातचीत करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।